ऑर्गेनिक मैटर जो हो गया, और एबायोटिक में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ गए। ठीक है, शगुन आपको ये समझ में आ रहा है बायोटिक, एबायोटिक? यस सर। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना? एनवायरनमेंट समझ में आ गया, थोड़ा बहुत बेसिक आपको समझ में आ गया, बायोटिक समझ में आ गया, एबायोटिक समझ में आ गया। लाइन क्या याद रखनी थी जी। आपको कि सॉइल हैज़ बोथ द कंपोनेंट व्हिच इंक्लूड्स बायोटिक एज़ वेल एज़ एबायोटिक। ठीक है, जैसे एबायोटिक इसमें जैसे उसने बताया कि मिनरल्स वगैरह इट डज़ नॉट हैव एनी लाइफ। मिनरल्स, ह्यूमन्स, कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट डज़ नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लाइफ, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, तो दैट इज़ अ एबायोटिक कंपोनेंट। तो अगर ऐसा लाइन लिखा हो तो ऑब्वियस आप पकड़ पाओगे ना कि ये बायोटिक क्या है, बायोटिक क्या है, डज इट हैव बोथ और नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ए बायोटिक, बायोटिक आपको समझ में आ गया। तो जो भी चीज़ें इनऑर्गेनिक है वो क्या होगी, मतलब, और बायोटिक और ऑर्गेनिक में अंतर क्या है, बायोटिक और ऑर्गेनिक में अब ये नीचे लिखा हुआ है। तो इनऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऐसा पढ़ा है कभी? यस सर। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, मतलब व्हाट आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो। सर जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, लाइक नहीं कार्बन। नहीं नहीं नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कैसे आप बताओगे कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है? आप ऐसा पढ़ते हो ना कभी, कैसे आप बताओगे कि कौन सा इनऑर्गेनिक वर्सेस मतलब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है? सर इनऑर्गेनिक में आई थिंक वन या फिर टू मिक्स होके मतलब बनता है, और ऑर्गेनिक में होता है कि वो एक इंडिविजुअल होता है। जैसे एग्जांपल, मतलब कोई, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप ये बोलना चाह रहे हो कि मिल के नहीं बना है दो चार चीज़ों से? जैसे मैं बोलूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यस। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे और क्यों, मतलब? सर ये कार्बोनेट्स वगैरह से मिलके बनता है ना, जो इसमें सब साइनाइड वगैरह हो। हाँ, जैसे मतलब अगर बैकग्राउंड वो नहीं है, मान लीजिए आपका, अगर इन केस वो नहीं है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब विच इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर बोला जाए तो उसका मतलब क्या है? विच इज़ हैविंग द सोर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसका सोर्स क्या है बनने का? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिक बन सकता है, जैसे पॉलीथीन है। पॉलीथीन इज अ सिंथेटिक एलिमेंट, मतलब सिंथेटिकली उसको बनाया गया है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है वो इनऑर्गेनिक है। तो जनरली अगर आपको बेसिक बताना हो, मतलब कि व्हाट इज ऑर्गेनिक, व्हाट इज इनऑर्गेनिक, तो कोवेल बॉन्डिंग कभी पढ़ी है? बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ऐसा कभी पढ़ा है मतलब? यस सर। तो मोस्टली जहाँ जहाँ आपको दिखे कि इट डज हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स और इट इज़ हैविंग मेजरली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, जिसको कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें होता है उसको कोवेलेंट कंपाउंड बोला जाता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। और उसका जो बॉन्डिंग होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में होता है। जैसे CO2 है, CO2 इज काइंड ऑफ, मतलब है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर्म्ड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ नहीं है, मतलब। ठीक है, ये CO2, इसमें ऑक्सीजन वगैरह है, इसमें डबल, मतलब डबल बॉन्ड है। ठीक है उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड। तो मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है, जैसे वाटर है, वाटर इज अ, मतलब H2O, तो उसमें भी कार्बन नहीं है ना। ठीक है, जैसे NaCl, सॉल्ट आप खाते हो ना, सॉल्ट, तो NaCl इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाई इट इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड? बिकॉज इट इज हैविंग द सोर्स ऑफ सिंथेटिक प्रोसेस और मिनरल्स, इट इज हैविंग द बॉन्डिंग ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ये आयनिक है, Na प्लस और Cl माइनस मिल के बना है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो केमिकल प्रोसेस या जियोलॉजिकल प्रोसेस या बोला जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोर्स होगा, उसमें जनरली वो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, तो उसको बोला जाएगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको बोला जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नहीं तो वो क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब वो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब पूछा है तो केमिस्ट्री की बात हो गई। तो वहीं यहाँ लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इस तरह की चीज़ें, इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हो।
उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोला जाएगा? जो मिनरल से डिराइव होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, दैट इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्डिंग क्या होगा? वो आयनिक बॉन्ड होगा मोस्टली, उसमें CH बॉन्ड नहीं होगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड नहीं होगा। तो मतलब थोड़ा सा शैम है, आप इसको मतलब वो भी कर सकते हो, ऐसा आएगा नहीं, मतलब ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। टेक्निकल इन द सेंस मतलब जनरल स्टडीज़ का पार्ट नहीं है, और इन्वायरमेंट का भी वैसा नहीं है। अभी तक आपको ये समझ में आया कि बायोटिक क्या है, एबायोटिक क्या है, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये आप छोड़ भी सकते हो ये चीज़ कि बायोटिक और इसमें अंतर क्या है, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या अंतर है। वो थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला हो जाएगा, वो क्वेश्चन कभी आएगा भी नहीं ना, इसमें नहीं आएगा आपके, मतलब ना प्रीलिम्स में आएगा ना कहीं आएगा। अभी मेन अपने को पता है कि इन्वायरमेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, इतना अपने को पता है, ये चीज़ आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सर। अब वाइल्ड फॉर्म मतलब अब इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मतलब अगर आप इस तरह से फैक्टर वाइज अगर उसको निकालना चाहोगे तो ये तीन चीज़ और आप देख सकते हो, बस आप इसको विजुलाइज करो कि व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर्स यू आर सीइंग इन योर इन्वायरमेंट। अगर आप बायोटिक एबायोटिक की तरह से नहीं देख रहे हो तो आप इस तरह से भी देख सकते हो, ठीक है। कि बायोटिक की तरह से अगर आप जैसे बायोटिक एबायोटिक की तरह से आप देख रहे थे तो आपको पता लग गया व्हाट इज द बायोटिक, व्हाट इज द एबायोटिक, the interplay is coming in the environment for the biotic and the abiotic, वो आपने देखा है environment में। सिमिलरली आप अगर उसको ऐसे सोचोगे कि एबायोटिक वाले जितने चीज़ें हैं वो मोस्टली कम्स अंडर द फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। जैसे वाटर है, एयर है, दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। उसमें कुछ लाइफ नहीं है, क्लाइमेट है, वो सब क्या है? एबायोटिक है। बायोलॉजिकल फैक्टर जो भी है वो एबायोटिक, वो बायोटिक हो जाएगा। एंड वंस द इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस, जब इंटरेक्शन होता है तो एक्सचेंज ऑफ मैटर होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मैटर होगा। एंड दैट्स हाउ द थिंग्स आर कमिंग। जैसे आपने ये सुना है कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इस तरह की चीज़ें सुनी हो कभी? ये सब सुना है कभी? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। सो दीज आर द केमिकल इंटरेक्शंस बिटवीन द, दीज आर द केमिकल इंटरेक्शंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। जैसे आप सांस ले पा रहे हो, ठीक है, देयर इज अ केमिकल इंटरेक्शंस आर गोइंग ऑन विथ योर इन्वायरमेंट, राइट। आप ऑक्सीजन ले रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो, CO2 इज यूज बाई सम अदर थिंग्स, फिर वो ऑक्सीजन बना रहा है आपके लिए, मतलब प्लांट आपके लिए ऑक्सीजन बना रहा है। दिस इज हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सो दैट इज अ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक क्या है? आप खुद बायोटिक, बायोटिक हो और सामने कोई, आप ऐसा इमेजिन करो जो आप सांस ले रहे हो तो सामने कोई तो एबायोटिक चीज भी है। एयर इज अ एबायोटिक थिंग। एयर हैज़ द कॉम्पोजिशन, उसके पास कॉम्पोजिशन है कि ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, ये सब है ना उसमें एयर में। सो दैट इज हाउ यू एज अ लिविंग बींग यू आर इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। वो केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, वो आपको मतलब विजुलाइज हो रहा है ना, मतलब वो आपको समझ आना चाहिए कि वो ऐसा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज हाउ दो साइकिल्स आर फॉर्म। जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऐसे दो तीन तरह की साइकिल है, मतलब कई सारी साइकिल है। जैसे फास्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है। सो हाउ द सल्फर इज गोइंग टू रिवॉल्व इन योर इन्वायरमेंट, आप उस साइकिल में देखते हो। हाउ द कार्बन इज गोइंग टू रिवॉल्व इन दोज, व्हाट आर द इंटरेक्शंस वाइल फॉर्मिंग दोज, तो वो कार्बन साइकिल है। कैसे नाइट्रोजन का एक्सचेंज होता है आपके इन्वायरमेंट में और लिविंग और एबायोटिक बायोटिक में, वो आपको किस में दिखेगा? नाइट्रोजन साइकिल में। एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल सिस्टम, ओवरऑल द इन्वायरमेंट इज गोइंग टू सस्टेन। नहीं तो वो इन्वायरमेंट सस्टेन नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है? नेचुरल साइकिल है। अगर ये नेचुरल साइकिल्स नहीं होंगी तो वी कैन नॉट सस्टेन द लाइफ, मतलब वो लाइफ से भाई आपका एक्सचेंज खत्म हो जाए, मान लो प्लांट ऑक्सीजन बनाना बंद करे, या जैसे आपको ना भाई, आपके नाक को थोड़ी ना पता है कि एयर में से क्या लेना है, बट व्हेन वी आर ब्रीदिंग देन इट इज टेकिंग द ऑक्सीजन एज अ कंपोनेंट इन आवर लंग्स, राइट। So that is a chemical interaction. With you, you are a biotic and other one is the abiotic. Air is a abiotic component. ठीक है। Apart from it, you are taking various nutrients from the environment. Water, आप पानी पीते हो, 70% आपका जो शरीर है वो पानी से बना है बोला जाता है। बोला क्या मतलब है वो, ठीक है। So those are the abiotic component. That's how you are sustaining. That's how the life is sustaining in the environment. समझ में आ रहा है ये चीज़? तो इसी चीज़ को जो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, इसको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं?
इन द बायोलॉजिकल सेंस, लाइक अगर आप अपने पे लगाना चाहोगे बायोलॉजिकल सेंस में, तो व्हाट द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स द फिजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड a chemical interactions between those factors which is going to sustain the life। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, अब बात ठीक है ना, आगे बढ़े फिर। यस सर। अब सिग्निफिकेंस क्या है, यस सर। इन्वायरमेंट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पहले मैंने आपको बताया अभी इन्वायरमेंट में क्यों हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया कि वाई वी आर रीडिंग द हैबिटाट, वाई वी आर रीडिंग इकोसिस्टम, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू नो ईच एंड एवरी। जैसे आप एक वर्ड पढ़ोगे NICHE, निशे एक वर्ड होता है, निशे, निशे इज द फंक्शनल रोल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो आप पढ़ोगे कि आप पर्टिकुलर इको, जैसे अभी मैंने बताया ना कि प्लांट इज डूइंग, प्लांट इज प्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन फॉर यू, सो दैट इज अ निशे फॉर इट, दैट इज, उसको नीश बोलते हैं। ठीक है, नीश बोलते हैं, नीश इज द फंक्शनल रोल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, जो भी आप जिस भी इन्वायरमेंट में हो। ठीक है, सबका कोई ना कोई फंक्शन है, नहीं तो वो चीज़ सस्टेन नहीं करेगी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, आपको फूड देना, आपके पूरे लाइफ प्रोसेस को, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म, इस पे अपने ऊपर आप लगाना चाहो तो अपने ऊपर लगा सकते हो, बट फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट। व्हाई दे आर डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट? फॉर फूड। ठीक है, अपने एनर्जी के लिए, फॉर ऑल द एनर्जीज एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वाटर, ऑक्सीजन, फॉर सर्वाइवल्स, इवन एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द शेल्टर्स एज वेल। ठीक है, इन्वायरमेंट आपको क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन, शेल्टर्स। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऐसे होता है ना कि पानी में हम कहाँ जाके छुपते हैं भाई, पानी जब मान लो आपके पास घर नहीं है, पानी बरस रहा है, तो आप कहाँ, पेड़ के नीचे जाके रहोगे, है ना? मतलब जैसे बर्ड्स का आप देखो, हाउ इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द शेल्टर फॉर बर्ड्स, उसके वुड्स में जाके वो सब क्या है, घोंसला बनाते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ इट इज प्रोवाइडिंग, मतलब इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग फॉर यू। मतलब तो ये वाला चीज़ याद करने का ज़रूरत नहीं है, सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई इस तरह का, हाँ आप पढ़ क्यों रहो, आपको पता तो हो कि हम क्यों, वाई वी आर रीडिंग द एनवायरनमेंट। लेकिन इसके अलावा देयर आर वेरियस प्रोसेसेस, देयर आर वेरियस, मतलब बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल सर्विसेज। तो ये वर्ड लिखना चाहना तो लिख लेना, इन्वायरमेंटल सर्विसेज होती हैं बहुत सारी। आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि दीज आर क्लब्ड इन 5 इन्वायरमेंटल सर्विसेज। इस पे क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाता है, मतलब ऐसा पूछेगा नहीं डायरेक्ट कि व्हाट आर द इन्वायरमेंटल सर्विसेज। तो बहुत सारी बॉडीज़ हैं। ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, अलग अलग बॉडीज़ हैं, UN है, UNCCD है, UNFFFC है, इस तरह की बहुत सारी बॉडीज़ हैं विच आर वर्किंग इन द कंजर्वेशन पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दे हैव डिसाइडेड, मतलब उसमें से एक बॉडी है IPPS करके, उसने एक 5 सर्विसेज उसके लिए बनाई, मतलब 5 तरह की सर्विसेज क्या क्या इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है उसने डिमार्केट किया। क्योंकि ये सब तो जनरल हो गया, फूड फॉर न्यूट्रिशन, एनर्जी, वाटर, शेल्टर, ये सब जनरल हो गया। उसने 5 तरह की सर्विसेज बताई। ठीक है, तो वो सर्विसेज आपको पता लगेगा। सर्विस आप समझते हो ना, यू आर लिविंग समवेयर, यू आर, मतलब बोलते हैं ना प्लैनेट इज नॉट आवर्स, ऐसा बोला जाता है ना कि आप तो बस एज अ, यू केम एज अ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है भाई, हर आदमी को मरना है, तो वी केम एज अ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट, अपना काम करके लोग चले जाएंगे, बट दिस प्लैनेट और दिस एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज टू यू, फॉर दोज सर्विसेज वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। समझ आ रहा है? यस सर। तो क्या क्या सर्विसेज, ऐसा आपको अभी तक क्या क्या समझ में आया, एक बार रिकैप कर लो जल्दी जल्दी, कोई भी, मतलब क्या क्या आपको समझ में आ गया। सर प्लीज कुड यू रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड? वॉट एवर यू हैव, मतलब वॉट एवर यू हैव लर्न टिल नाउ, क्या क्या आपको समझ में आ गया, मतलब जो भी समझ में आया एक बार आप बताओ। बायोटिक, एबायोटिक, इन्वायरमेंट क्या होता है, थोड़ा बहुत। सर इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। हम्म, अबायोटिक जो होता है वो सारे लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिजम्स, इन सबको इंक्लूड करता है। और अबायोटिक होता है जो फिजिकल फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, जैसे क्लाइमेट या फिर मिनरल्स वगैरह। और फिर वाटर, जो एयर, सिग्निफिकेंस ठीक है। है, हम्म, फिजिकल फैक्टर्स बेसिकली। फिर हम्म, जो इसका सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये फूड प्रोवाइड करता है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह। और ये वाटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एनर्जी फॉर्मिंग एक फॉर्मूला, मतलब एनर्जी फॉर्मिंग का एक प्रोसेस होता है।
और शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई, एनवायरनमेंट का मतलब पता लग गया, ठीक है। अब मैं आपको चैट में यस एक सर। बॉडी लिख रहा हूँ, ये आप मतलब पेज पे लिख सकते हो, एक बॉडी है। बाद में ये सब बताऊँगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताऊँगा, मतलब अभी बस बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग, तो आपको पता रहे। मैंने अभी बताया ना कई सारी, वो बॉडी का नाम क्या है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES करके एक बॉडी है, ठीक है। बॉडी आप सोच रहे हो कोई भी लोग कुछ भी बना सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जब आप इन्वायरमेंट में आगे देखोगे। सो लॉट ऑफ बॉडीज, लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ बीन फॉर्म। जैसे मैं बोलूँ कि मैनग्रूव को बचाने के लिए कोई बॉडी है तो है, ठीक है। मैनग्रूव आप पढ़े होगे या सुने होगे कभी, या मैं बताऊंगा आपको अगर नहीं सुने होगे तो। मैनग्रूव का मतलब देयर इज़ अ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ, दे आर पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। वो एक पर्टिकुलर जगह पे वेस्ट बंगाल में और मतलब इंडिया के 3-4 पार्ट में वो चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। एंड इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपको समझ में आ रहा है वाई वी आर रीडिंग द एनवायरनमेंट, क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करना है बहुत सारी चीज़ें। दोज आर द सर्विसेज विच द एनवायरनमेंट इज गिविंग टू अस, दैट्स वाई वी आर प्रोटेक्टिंग, ठीक है। दैट्स वाई वी आर थिंकिंग ऑन द एनवायरनमेंट, वी आर रीडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। नहीं तो हमें क्या पड़ा है भाई, हम तो मतलब हम तो एज अ ह्यूमन बीइंग तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है ना, लेकिन वी हैव टू प्रोटेक्ट दोज, दैट्स वाई वी आर। तो इस तरह की बहुत सारी वो बनी हुई है, क्या बनी हुई है, बॉडीज़ और प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। फोरम्स भी बहुत सारे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ थिंग्स। सो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इसने क्या किया है, दे हैव ब्रेक डाउन द फोर टाइप ऑफ सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द विच इज प्रोवाइडेड बाय और इकोसिस्टम, ठीक है, वह या एनवायरनमेंट। जो हमको एनवायरनमेंट, जो आपको इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती हैं, जो भी आपका इकोसिस्टम आपको सर्विस देता है, दे हैव क्लासिफाइड दो सर्विसेज इन द 4 टाइप्स, ठीक है। तो पहला टाइप है, उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज, ठीक है। क्या वो आगे बस सुन लो, आगे मैं लिखवा मतलब उसमें कहीं ना नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा। प्रोविजनिंग सर्विसेज बोला जाता है एक को, ठीक है। तो प्रोविजन का मतलब आप समझते हो, प्रोविजन ऐसा कभी कभी क्वेश्चन भी आया है, मतलब ये शायद 2015 या 16 में आया है, व्हाट आर द प्रोविजन सर्विसेज कौन सी है, व्हाट इज द रेगुलेटिंग सर्विसेज, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आया। तो प्रोविजनिंग का मतलब आप समझते हो, प्रोविजनिंग प्रोविजन सर्विसेज, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन का मतलब कोई वर्ड ऐसा, प्रोविजन का मतलब, प्रोविजन एज अ वर्ड का मतलब, सर किसी चीज़ की सप्लाई को या फिर कोई चीज़ प्रोवाइड करवाना। ठीक है। और कोई चीज़, सर बेसिकली इट इट मीन्स दैट मीटिंग द नीड्स ऑफ पीपल या मतलब सप्लाइंग ऑफ समथिंग। हाँ हाँ हाँ, मतलब यू आर सप्लाई, हाँ, जो प्रोविजनिंग का मतलब तो ये हुआ ना कि मतलब यू आर मेकिंग समथिंग अवेलेबल। प्रोविजनिंग का मतलब प्रोवाइडिंग, यस ठीक सर। है। प्रोविजनिंग का मतलब प्रोवाइडिंग। तो पहला आप अगर वर्ड लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दिस इज अ प्रोविजनिंग सर्विसेज इन व्हाट द इकोसिस्टम, मतलब इनके हिसाब से जो मैंने आपको बॉडी भेजी, वो बॉडी क्या बोलती है, what is the type of services which we are going to provide, which we are getting from the environment, that is the provisioning services, ठीक है। मैं आपको लिख के इसमें भेज रहा हूँ चैट में, लिखना चाहना तो एग्जाम लिख भी लेना, आगे आ भी जाएगा, ठीक है। लेकिन रटना नहीं है ना, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि भाई प्रोविजनिंग का मतलब क्या है। हमेशा वर्ड से आप चीज़ों को रिलेट किया करो। सो प्रोविजन इज टू प्रोवाइड समथिंग, जैसे किसी को आप कुछ देते हो, दैट इज़ अ प्रोविजन, ठीक है। मेकिंग समथिंग अवेलेबल फॉर अदर्स, दैट इज़ अ प्रोविजन, ठीक है। तो प्रोविजनिंग सर्विस, अब सोचो आप इन्वायरमेंट आपको क्या बेनिफिट दे रहा है, व्हाट द एनवायरनमेंट इज गोइंग टू मेक यू अवेलेबल, वो सब क्या है, प्रोविजन सर्विसेज है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ क्रॉप इज मतलब फूड, खाने के लिए आपको कहाँ से एनवायरनमेंट आपको खाना देता है ना, क्रॉप्स आर प्रोवाइडेड बाय द एनवायरनमेंट, ठीक है। लाइव स्टॉक फिश, भाई आप फिश खाते हो ना, मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम से आप फिश लेते हो, उसको काट पीट के मतलब लोग खाते हैं ना, मतलब फिश, पोल्ट्री, ठीक है। इवन यू आर गेटिंग वेरियस रॉ मटेरियल्स, ठीक है, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ योर्स। जैसे मैं बोलूँ कि भाई आपको बहुत सारे भाई टिम्बर आप काट के लाते हो ना, मतलब आप लकड़ी काट के लाते हैं, लोग आग जलाते हैं,
ठीक है। वेरियस फाइबर्स, काइंड ऑफ फाइबर का एक रॉ मटेरियल मिला, उस फाइबर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, फॉर द ह्यूमन बीइंग। सो दीज आर द प्रोविजंस। पानी, आपको पानी मिल रहा है ना, दीज आर द प्रोविजन। दिस प्रोविजन मतलब इट हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू यू बाय द इन्वायरमेंट, सो दैट इज़ अ प्रोविजनिंग सर्विसेज, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बोला जाता है ना, ये आप ये पर्टिकुलर प्लांट इफ़ यू आर गोइंग टू टेक द इफ़ यू आर गोइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ, तो आप कुछ मेडिसिनल प्लांट भी बहुत सारे होते हैं। सो प्लांट्स आर प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ मेडिसिन टू यू फॉर योर सर्वाइवल, so that is a provision that has been made available to you by the environment, so that is a provisioning service, ठीक है। समझ में आया प्रोविजनिंग सर्विस क्या है, ठीक है। तो Yes, sir. एज इन्वायरमेंट जो भी आपको दे रहा है वो क्या है, प्रोविजनिंग सर्विसेज है, ठीक है। अब दूसरा ये लोग बोलते हैं, अब ये क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है, मतलब IPBES ने, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन ये क्या बोलते हैं, व्हाट आर द सर्विसेज विच इज गोइंग टू प्रोवाइड बाय इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम, दैट इज अ रेगुलेटिंग सर्विस। अब रेगुलेटिंग सर्विस क्या है, रेगुलेटिंग का मतलब एनीथिंग विच बाय विच द इन्वायरमेंटल कंडीशन इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड। भाई रेगुलेशन का मतलब ये होता है ना, भाई आप हॉस्टल में हो तो आपको क्या है कि भाई कोई कोई तो रेगुलेशन है, यू हैव टू फॉलो दोज थिंग्स, राइट। कि भाई इतने टाइम पे आना है, ऐसे आपने बताया कि 8 से 9 मेस का टाइम है, दैट इज द रेगुलेशन, ठीक है। एंड व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग द रेगुलेशन, टू बेनिफिट दैट इकोसिस्टम ऑफ द हॉस्टल। आप समझ रहे हो, वो इन जो कंडीशन है वहाँ की उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो पता लगा कोई 1 बजे खा रहा है, कोई 2 बजे खा रहा है, ठीक है, तो एक टाइमिंग बंधा नहीं होगा ना। सो दीज आर द रेगुलेटिंग, भाई आप बोलते हैं ना घर में 9 बजे खाना बनता है तो 9 बजे खा लेते हैं, दोज आर द रेगुलेशंस। वाई वी आर मेकिंग अ रेगुलेशन, फॉर बेनिफिटिंग आवर इकोसिस्टम, ठीक है। तो सिमिलरली इन्वायरमेंट फॉर बेनिफिटिंग द इकोसिस्टम्स इज प्रोवाइडिंग अ रेगुलेशन। अब वो रेगुलेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वाटर प्यूरिफिकेशन, जैसे मैंने आपको साइकिल बताई ना, कई सारी मैंने आपको साइकिल बताई, ठीक है। उस साइकिल में क्या है भाई, वाटर प्यूरिफिकेशन इज काइंड ऑफ रेगुलेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना गंगा का पानी, आप लोग बोलते हैं ना साफ रहता है, हमेशा ऐसा बोलते हैं ना। सो हाउ द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर इज मेंटेन्ड, बाय द फ्लो होता है ना, पानी अगर आप एक जगह रख दोगे तो गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। बट और उसका एक ढलान है, मतलब पानी जब आप कहीं भी, भाई गंगा बह रही है तो कोई तो स्लोप होगा तभी तो बह रही है, भाई पानी तो स्लोप पे ही बहता है। सो इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर दैट वाटर प्यूरिफिकेशन बॉडीज, कि आप होता है ना गंगा में आप कुछ भी डाल दो बह के कहीं चला जाएगा। सो दैट इज़ अ प्यूरिफाइंग मैकेनिज्म ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, समझ रहे हो। इसी तरह क्लाइमेट रेगुलेशन होता है। क्लाइमेट रेगुलेशन मतलब जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट्स आर एब्जॉर्बिंग द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय अस। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, फॉरेस्ट है, प्लांट है। सो दीज आर द क्लाइमेट रेगुलेशंस, ठीक है, समझ रहे हो आप। जैसे क्रॉप है, क्रॉप अगर मेंटेन हो रही है, क्रॉप आपको फूड दे रही है, तो भाई कोई चीज़ तो रेगुलेट कर रही होगी। सम रेगुलेशंस आर देयर फॉर मेकिंग यू एज अ फॉर गिविंग यू एज अ फूड। वो रेगुलेशन क्या है, दैट इज़ अ सॉइल फर्टिलिटी। आप समझो कि इफ़ इन्वायरमेंट इज़ नॉट गोइंग टू फर्टाइल, मतलब मान लो सॉइल में इस तरह की चीज़ें हो ही ना कि वो फर्टाइल हो, तो भाई जो आपको रॉ मटेरियल मिल रहा था एज अ प्रोविजनिंग सर्विसेज विच हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू यू बाय द एनवायरनमेंट, या आपको मान लो कोई ऐसी चीज़ मिल रही थी जो खाने के लिए कुछ मिलता है, तो अगर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, सॉइल फर्टिलिटी नहीं होगी, तो वो रेगुलेटिंग सर्विस नहीं होगी, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट दोज थिंग्स, राइट। जैसे पॉलिनेशन, पता है पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन एज अ फेनोमेना। पॉलिनेशन का मतलब पता है ना, पॉलिनेशन का मतलब पता है, पॉलिनेशन का मतलब यस सर। क्या होता है पॉलिनेशन। सर ट्रांसफर ऑफ pollen grains from one plant to other. हाँ, अब आप सोचो, इफ दोज pollen grains आर नॉट ट्रांसफर्ड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो फिर आगे और प्रोडक्शन नहीं होगी उस प्लांट की, आई थिंक। हाँ, तो हाँ सही है, उस पर वो नहीं होगा, मतलब बहुत सारी चीज़, मतलब वो नहीं मिलेगा ना, पॉलेंस अगर इधर-उधर नहीं जाएँगे, देन द पॉलिनेशन विल नॉट हैपन, और उससे क्या होगा, अलग-अलग तरह के प्लांट नहीं बनेंगे। द दोज़ रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस इन द प्लांट,
जो भी होता है, जिससे मतलब अलग-अलग तरह के फूल, अलग-अलग तरह के पौधे आते हैं। दोज़ थिंग्स विल नॉट हैपन। सो इसका मतलब पॉलिनेशन इज़ डन बाय द इंसेक्ट्स। आपको पता है इंसेक्ट्स, बीज़ ये सब पॉलिनेट करते हैं, ठीक है? जैसे बीज़ होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कई तरह के इंसेक्ट्स हैं, उसी तरह जैसे बीज़ हैं। दे आर अ पॉलिनेटिंग एजेंट इन द एनवायरनमेंट। कहीं तो फूल पे जाते हैं, फूल से रस निकालते हैं, कहीं जाके और लगा देते हैं, ऐसा होता है ना? इसी तरह वेरियस अदर इंसेक्ट्स आर देयर व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग इन द पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन इज द रेगुलेटिंग सर्विस। अगर वो रेगुलेट नहीं करेगा देन यू आर नॉट गेटिंग द प्रोविजनिंग सर्विसेज, ठीक है? तो आप ऐसा सोचो कि जो भी आपको मिल रहा है, हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन, कैसे वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? अगर वो चीज़ नहीं होगी तो वो रेगुलेटिंग सर्विसेज नहीं होंगी तो क्या होगा? यू आर नॉट गोइंग टू गेट द प्रोविजनिंग सर्विसेज। जैसे इन्वायरमेंट क्या करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। सिमिलरली एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है इन्वायरमेंट, ठीक है? कैसे इम्प्रूव करता है? आप सोचो जैसे दिल्ली में अभी पॉल्यूशन था, बहुत ज़्यादा था, उसके बाद कम हो गया। हाउ इट हैज़ गॉन टू सच लेवल? भाई पानी छिड़कने से थोड़ी ना हो रहा है, अब थोड़ा सा कम हो गया। हाउ द एयर क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड? इट हैज़ इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द विंड सर्कुलेशन, ठीक है? अब ये तो भगवान मतलब कहने का मतलब एनवायरनमेंट हो रहा है ना ये। दीज आर द रेगुलेटिंग एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ द अर्थ का जो शेप है, अर्थ का जैसा भी है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ द विंड इज फ्लोइंग थ्रू दोज विंड फ्लो। व्हाट इज हैपनिंग? द एयर क्वालिटी इज गेटिंग इम्प्रूव, ठीक है? समझ में आ रहा है? सो दीज आर द रेगुलेटिंग सर्विसेज। जैसे आपको डिजीज कंट्रोल बहुत जगह मिल जाएगा, ठीक है? देयर आर वेरियस फिनोमेनाज बाय विच द नेचुरली द पेस्ट्स आर कंट्रोल्ड इन द क्रॉप और इन द सॉइल। बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं ऑलरेडी। आपको पता है ना सॉइल की इस तरह की प्रॉपर्टी है विच इज़ गोइंग टू कर्ब लॉट ऑफ पेस्ट। बोला ऐसा सॉइल को मदर अर्थ क्यों बोला जाता है, मतलब ये मदर अर्थ क्यों बोलते हैं इसको, मिट्टी को? मिट्टी में ऐसी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ compositions आर देयर बाय विच नेचुरल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स आर हैपनिंग, ठीक है? नेचुरल कंट्रोल ऑफ पेस्ट पेस्ट का मतलब कि आपको कुछ दवा हुआ नहीं छिड़कना है, ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, ठीक है? समझ रहे हो आप? सो दीज आर द रेगुलेटिंग सर्विसेज। समझ रहे हो आप क्या रेगुलेटिंग सर्विस है? रेगुलेटिंग का मतलब बाय रेगुलेटिंग द एनवायरमेंटल कंडीशंस यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ द इकोसिस्टम। दोज आर द रेगुलेटिंग सर्विसेज। लिखना चाहना तो आप ये सब लिख भी सकते हो, मतलब नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, ये बाद में मैं मतलब लिखा हुआ दे दूंगा। लेकिन समझ में आ रहा है? रेगुलेटिंग सर्विस समझ में आ गई, ठीक है? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना? ये थोड़ा सा आउट ऑफ नो हो जा सर। रहा है, मतलब आउट ऑफ हो जा रहा है कहने का मतलब, ठीक है? ये सब थोड़ा आगे आएगा, लेकिन आइडिया हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है? अब एक होता है कल्चरल सर्विसेज और एक होता है सपोर्टिंग सर्विसेज या हैबिटेट सर्विसेज। ये चार तरह की सर्विसेज ये लोग बोलते हैं विच द एनवायरनमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड अस, ठीक है? तो आपको प्रोविजनिंग समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज द रेगुलेटिंग सर्विस। तो अब वाई वी आर रीडिंग दोज थिंग्स, जब आप कुछ कॉमन मतलब कोई भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन बना रहे हो देन यू हैव टू मतलब राइट दोज थिंग्स कि व्हाट द एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडिंग। मान लो आप कंक्लूजन कर रहे हो, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, और कोई चीज़ नहीं है इसमें जो आपको मतलब याद क्यों है, मतलब मैं इतना स्ट्रेस इस पे क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप मतलब किसी भी क्वेश्चन में ये आपका कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन का ये कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है? एस्से में जब आप लिखोगे तो एस्से का ये फॉर्डर मतलब वो पॉइंट हो सकता है, ठीक है? आपको पता होगा कि दीज, क्योंकि आप इतना ज़्यादा आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा। सो कल्चरल सर्विसेज क्या है? कल्चरल सर्विसेज का मतलब इकोसिस्टम से या एनवायरनमेंट से आपको कल्चरल सर्विसेज भी मिलती हैं, ठीक है? कल्चरल सर्विसेज का मतलब मटेरियल बेनिफिट नहीं, नॉन मटेरियल बेनिफिट। मटेरियल बेनिफिट तो आपको प्रोविजनिंग सर्विसेज में मिल ही रहा था कि खाना मिल गया आपको, ठीक है? रहने के लिए शेल्टर के लिए तो आप टिम्बर ले आए, काटे और अपना घर बना लिए। सो दोज आर द मटेरियल सर्विसेज विच आर गिविंग बाय द विच वी आर गेटिंग बाय द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एज अ मटेरियल बेनिफिट, ठीक है? नाउ द कल्चरल सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल बेनिफिट। नॉन मटेरियल बेनिफिट का मतलब क्या है? भाई लोग क्यों लद्दाख जाते हैं? लद्दाख घूमने क्यों जाते हैं लोग? लोग देहरादून क्यों जाते हैं घूमने? मसूरी घूमने जा रहे हैं। वाई द पीपल आर गोइंग इन मसूरी और लद्दाख और समथिंग? बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, ठीक है? कि बहुत स्ट्रेस हो रहा था तो मसूरी निकल गए, होता है ना मतलब कि बहुत स्ट्रेस है, मन नहीं लग रहा है,
तो भाई इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, मतलब मेंटल वेलबींग के लिए जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग फॉर द इन्वायरमेंट, और दे आर नॉट, तो दीज आर द सर्विसेज विच इज कॉल्ड द नॉन मटेरियल बेनिफिट्स। ठीक है, यहाँ जाके आपको खाना पीना नहीं मिल रहा है, वो तो आपको खरीदना ही है, बट यू आर गेटिंग अ मेंटल पीस बाई गोइंग ओवर देयर। ठीक है, या मान लो आप मसूरी के ऊपर पहाड़ से नीचे देख रहे हो, जैसे मैं तो एक बार गया हूँ सबसे ऊपर जहाँ पे भी है वो, एक तो कोई प्लेस है वहाँ सबसे जहाँ से डाइवर्ज होता है एरिया, मतलब ऊपर जाके एक प्लेस है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वो है, मतलब कोई तो मंदिर वंदिर टाइप का बना हुआ, वहाँ से नीचे आप देखोगे तो मतलब बड़ा सीनिक सा व्यू आता है, मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है, और वो क्लाउड्स में मतलब रहोगे आप, ऐसा लगता है। सो दोज आर द एस्थेटिक वैल्यू विच इज प्रोवाइडेड बाय द इन्वायरमेंट टू अस। सो दोज आर द नॉन मटेरियल बेनिफिट, लोग जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। सिमिलरली इट इज प्रोवाइडिंग अ, मतलब एजुकेशनल वैल्यू भी दे रहा है, पीपल आर डूइंग रिसर्च ओवर इट, कि भाई पहाड़ ऐसा क्यों बना है, पहाड़ ऐसा कटा क्यों है, वाई द मसूरी इज ऑन दैट हिल, या ये हिमालय का पार्ट है या नहीं है। सो दोज आर द एजुकेशनल वैल्यू, तो एजुकेशन इज ऑल्सो कम्स अंडर, एजुकेशन ऑल्सो कम्स अंडर द कल्चर। ठीक है, सिमिलरली वेरियस दिस इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडिंग वेरियस स्पिरिचुअल वैल्यूज एज वेल। ठीक है, वेरियस स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो क्लास के बाद एक वर्ड आप खोजना कि क्या होता है, सैक्रेड ग्रुप्स एक वर्ड है। ठीक है, मैंने लिख दिया है उसमें सैक्रेड ग्रुप्स। सो सैक्रेड ग्रुप्स एक वर्ड है। सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, देयर आर प्लेसेस इन इंडिया बाई, उसका क्या होता है, लोग वर्शिप करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मान लो कोई पर्वत पहाड़ है, या बहुत अच्छा कोई फॉरेस्ट एरिया है, या कोई इस तरह का एरिया है जहाँ पे आपको अच्छा लगता है जाना, और इस तरह का, तो पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, दे आर गिविंग अ religious value, they are providing a custom or traditions in and around that, and they are starting the, they are starting worshipping those things. So this is the, this kind of values are also there, मतलब तो इसका मतलब environment क्या provide कर रहा है आपको, religious और environmental values भी provide कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज, तो सेक्रेड ग्रुप्स का एक कॉन्सेप्ट है, तो एक समझ में आया आपको, ये सब चीज़ें समझ में आई थोड़ी बहुत। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक बार अभी रिवाइज भी करना आप क्या क्या है। तो कल्चरल सर्विसेज समझ में आ गई। कल्चर का मतलब वही जा रहे हो आ रहे हो, नॉन मटेरियल बेनिफिट जो भी आपको लगता है। ठीक है, अदर इज अ, लास्ट वन इज द सपोर्टिंग सर्विस। सपोर्टिंग सर्विस का मतलब क्या है, सपोर्टिंग सर्विसेज का मतलब कि जैसे हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट साइकिल्स बहुत सारे हमने पढ़े। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल इज प्रोवाइडेड बाय द एनवायरनमेंट। तो सपोर्ट सर्विस, सपोर्टिंग सर्विस का मतलब, सपोर्टिंग सर्विसेज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि व्हाट आर द सर्विसेज विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग एनी हैबिटाट फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ सपोर्टिंग सर्विस। ठीक है, ऐसी सर्विसेज जो आपके, जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, सपोर्टिंग सर्विस बोलेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की साइकिल अगर ना बनी हो, कार्बन का एक्सचेंज ना हो रहा हो, सल्फर फास्फोरस इस तरह की 10-12 साइकिल है पूरे एनवायरनमेंट में, तो अगर उस वो सारी चीज़ें ना हो रही हो, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देन फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम विल नॉट हैपन। ठीक है, तो फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ये सब न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं विच इज़ प्रोवाइडेड बाय आवर एनवायरनमेंट, सो दैट इज़ अ सपोर्टिंग सर्विस। ठीक है, समझ रहे हो आप। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो दीज आर द 4 सर्विसेज जो आउट ऑफ वो था, आगे कहीं यहाँ भी जाएगा आपको पता लग जाएगा, लेकिन दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। तो कहने का मतलब ये सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट आपको समझ में आया क्या है, दो सर्विसेज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। ये सब तो बहुत सुपरफिशियल बातें हैं, मतलब ऊपर ऊपर है, क्योंकि शुरू वाला है तो पहले ऐसा ही लिखा होता है, लेकिन दोज आर द सर्विसेज। ठीक है, समझ में आया ये चीज़ आपको कि क्या है। अब एक बार रिवाइज करो कि क्या-क्या है, मतलब ये जो सर्विसेज़ आप बताओ कि ये कि 2-2 सर्विस पकड़ो, मैंने लिख ही दिया है, और एक बार रिवाइज करो कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं, कौन-सी बॉडी है जो करती है। बताओ एक-एक करके, कोई भी आप लोग बस एक-एक करके बताते जाओ ताकि दिमाग में चढ़ जाएगा ना वो। सर जो फर्स्ट टाइप की थी वो हुँ, प्रोविजनिंग वाली थी, उसका हुँ, बेसिक जो था वो ये था कि वो प्रोवाइडिंग से रिलेटेड है कि हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट, हाँ मतलब ठीक है। एनवायरमेंट क्या हुँ, क्या प्रोवाइड करता है। हुँ, तो क्या हो सकता है उसमें? एग्ज़ाम्पल में मतलब किसको बोलोगे आप प्रोविज़निंग सर्विसेज़ में?
सर वुड हो गया, टिम्बर हो जैसे गया, लाइक क्रॉप्स हमें हो गया, फॉरेस्ट से। ठीक है, ठीक है। वही सब क्रॉप्स और ये पेपर वगैरह। हुँ, ठीक है। और दूसरी वाली बताओ, तो ये तो समझ में आ गया ना कि आपको क्रॉप्स वगैरह मिल रही हैं इस तरह, दूसरा सर्विस क्या है? सब फिर सर कल्चरल रेगुलेटिंग सर्विसेज है। सर्विस। हुँ, हाउ द एनवायरनमेंट इज़ रेगुलेटिंग, तो कैसे रेगुलेट कर रहा है एनवायरनमेंट? क्या रेगुलेशन प्रोवाइड कर रहा है एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनिंग द इकोसिस्टम, फॉर सस्टेनिंग दोज़ थिंग्स? बताओ। सर वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह। हाँ, 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 वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है। और जैसे वेस्ट मैनेजमेंट लाइक जैसे एयर प्यूरिफिकेशन हो गया, मैंने बताया ना विंड फ्लो यस कर सर, रही है, वाटर। एयर यस। एयर सही हो जा रहा है। इसी तरह और जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यस सर। ठीक है, पॉलिनेशन हो गया। सो दीज आर द रेगुलेटिंग पॉलिनेशन सर्विस, पॉलिनेशन भी हो रहा है ना, सो दोज आर द रेगुलेटिंग। अगला हमने क्या पढ़ा उसके बाद? सब कल्चरल सर सर्विसेज। कल्चरल। हम्म, सो ये होगी जो नॉन मटेरियल हो गई, लाइक जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन हो गया, या फिर अगर किसी को वेदर से कनेक्ट होना है तो प्योरिफिकेशन हाँ, वगैरह के लिए। हाँ, लाइक रिलीजियस वैल्यूज यू आर गेटिंग, सेक्रेड ग्रुप्स बना लिए आपने, मंदिर बना लेते हो भाई, पहाड़ों को मंदिर बना ले रहे हो आप, ठीक है। क्यों भाई वैष्णो यस। देवी इतना ऊपर क्यों है? मतलब वैष्णो देवी में ही मंदिर पाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? बिकॉज दीज काइंड ऑफ दिस इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडिंग अ रिक्रिएशन फॉर पीपल, सो दे हैव क्रिएटेड। आप ऐसा सोचो ना, क्यों हमेशा पहाड़ में ही मंदिर होता है? भाई देहरादून के लोकल में कोई मंदिर होगा तो फेमस नहीं होगा, बट बहुत ऊपर है, कहीं है ऐसा कि जहाँ जाने में मतलब मज़ा ही आ जाए, तो मतलब वो है। कोई सोच के आप देखो कि हनुमान जी यहाँ रहते हैं। फैक्टर्स पे बिलीव करवाने वाले उसके लिए। हाँ, so whatever the religious values, religious things, spiritual things, those are the cultural values provided by the environment. Similarly, educational values provide करता है environment, those are the cultural values, ठीक है। cultural, हाँ, इसका वो प्रोविजन है, ठीक है। लास्ट वाला क्या हमने पढ़ा? सर सपोर्टिंग सर्विसेज। जैसे हाँ, सपोर्टिंग में मेन क्या याद रखना है? सर कि अपने आप को कैसे सस्टेन, मतलब सपोर्टिंग सर्विसेज एक तरीके का नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं जो इकोसिस्टम को अलाउ करते हैं सस्टेन करने के लिए, हाँ, लाइक environment को वाटर सस्टेन सोर्सेज करने, जैसे। लाइक कार्बन साइकिल्स होती है, न्यूट्रिशन की साइकिल्स होती है, ठीक है। यस सर। न्यूट्रिशन साइकिल का मतलब हर इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट है ना, ऑक्सीजन, CO2, ये वो, ठीक है, उसका एक साइकिल बना हुआ है कि हाउ कार्बन इज गोइंग टू लोकेट, मतलब एक जगह से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फिर से इन्वायरमेंट में कैसे जाएगा, वो क्या है, उसको बोलते हैं, वो उस साइकिल का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे आप कुछ खाते हो भाई, फूड आपको मिला, दैट इज अ फर्स्ट वन प्रोविजनिंग सर्विसेज, ठीक है। फूड आपको मिला, दैट इज अ प्रोविजनिंग सर्विस ऑफ द एनवायरनमेंट। अब आपने खाना पीना खा के आपने पचा दिया उसको, ठीक है, पच पुच गया। अब क्या हुआ भाई, एक्सक्रीटा के फॉर्म में निकल गया वो, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो हैव सम मिनरल, और ये बोलते हैं खाद हो जाता है, ये हो जाता है, मतलब विच इज गोइंग टू प्रोवाइड द फर्टिलिटी। So that's how the carbon as a element is going into you. We are recycling, we have the mechanism, और उसके वजह से वो निकल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, दोज कार्बन इज अगेन इज गोइंग टू द इन्वायरमेंट, समझ रहे हो? इसी तरह आप सोचो कि प्लांट का आपने कुछ खाया, ग्लूकोज, ग्लूकोज वगैरह के फॉर्म में आपने कुछ खा लिया, ठीक है। अब सोचो कोई ऑर्गेनिज्म है, खा लिया, वो मर गया, सो दैट डिकेइंग मैटर इज गोइंग इनटू द सॉइल। तो जब सॉइल में वो डेड और डीके, जैसे आप भाई होता है ना, लोग दफना देते हैं, जैसे मुस्लिम्स में दफनाते हैं ना, मतलब हमारे वहाँ जला देते हैं। सो अगर आप बर्न कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ एकदम खत्म हो जा रही है, बोन्स बच जाते हैं, राख बच जाती है, होता है ना। सो दोज थिंग्स आर गोइंग इन टू द सॉइल्स, जो भी आपके शरीर का है सब कुछ सॉइल में गया। सो दैट इज हाउ द कार्बन साइकिल इज वर्किंग। वो जो भी आप खा पी रहे हो सब इस तरह से जा रहा है, आ रहा है। सो दीज आर द सर्विस। ऐसे हर ऑर्गेनिज्म का आप सोचो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए, अब तो हम लिविंग अपने ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन डेड डिकेइंग मैटर बहुत सारे हैं इस तरह के।
सो देयर आर नाइट्रोजन साइकिल, देयर आर कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल। तो इस तरह से वो एलिमेंट इधर उधर रोटेट हो रहा है फॉर द by using those nutrient cycles. So that is a support cycle for, ठीक है। हाँ हाँ शगुन आप बताओ, कुछ पूछ रहे फूड चेन्स और फूड वेब भी इसी वाली उस साइकिल्स में आती है ना? हो। हाँ हाँ, जब आप पढ़ोगे, जब फूड चेन में आपको बताऊँ, जब प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं ना, तो आप खा पी लोगे उसको। फूड वेब इस तरह का, मतलब फूड वेब काइंड ऑफ इट इज़, मतलब जब आप पढ़ोगे कि फूड चेन और फूड वेब, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर बताऊँ आपको तो आइडिया लग जाएगा। तो काइंड ऑफ वही है, इट इज़ अ सपोर्टिंग ओनली, ठीक है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्शन, प्लांट इज डूइंग द प्राइमरी प्रोडक्शन फॉर यू। फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट है, ठीक है। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है ना, वी आर अ सेकेंडरी कंज्यूमर, हम कंज्यूमर खाते हैं हम उस चीज़ को, बट द प्लांट्स आर जनरेटिंग एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस, सो दैट प्राइमरी प्रोडक्शन कम्स इन द सपोर्टिंग वाला सर्विस, ठीक है, जो सस्टेन कर रहा है इन्वायरमेंट को। समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ हाउ, मतलब थोड़ा सा आपको याद हो गया, इन्वायरमेंट आपको बेसिक पता लग गया। अब आते हैं हैबिटाट पे। तो हैबिटाट का मतलब क्या होता है? हैबिटाट का मतलब भी जैसे मैंने आपको बताया कि हैबिटाट इज़ अ फिजिकल इन्वायरमेंट इच इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ठीक है। जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है। इन एंड अराउंड यू एवरीथिंग इंक्लूड्स इन द इन्वायरमेंट, दैट इज़ अ इन्वायरमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं, वो पूरे प्लैनेट पे आप सोचो, दैट कम्स अंडर द इन्वायरमेंट। लेकिन हैबिटाट क्या है? हैबिटाट इज़ अ फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। ऑर्गेनिज्म लिव्स मतलब जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैबिटाट इज़ अ एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अभी तो मतलब जनरल टर्म में ऐसा बता रहा था हैबिटाट, वो तो ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था। लाइक यू आर लिविंग इन योर होम, आई एम लिविंग एट दिल्ली, मान लो मैं होम पे हूँ, तो मेरा हैबिटाट घर पे क्या है? मैं मान लो ऑफिस कहीं जाता हूँ, किसी कोचिंग वगैरह में कहीं पे, ठीक है, मैं कहीं किसी जगह जाता हूँ। सो दोज आर द एड्रेस ऑफ माई, और मतलब एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट वेयर आई एम लिविंग एज अ ऑर्गेनिज्म। सो दैट इज़ अ फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। ठीक है, एड्रेस फॉर एनी ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा अपने अपने से हटा के आप थोड़ा सा वैसे जाओ, आप स्पीसीज पे सोचो तो आपको पता लगेगा। जैसे फिश के लिए व्हाट इज़ द हैबिटाट? दैट इज़ अ एक्वाटिक हैबिटाट। तो यहाँ टाइप्स आपको दिख रहा है हैबिटाट का, तो दो तरह का होता है, एक टेरेस्ट्रियल हैबिटाट होता है और एक एक्वाटिक हैबिटाट होता है, ठीक है। तो हैबिटाट का मतलब समझ में आ रहा है ना? द फिजिकल एनवायरनमेंट विच एन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ठीक है। तो फिश है, फिश कहाँ रहेगी भाई? पॉन्ड्स में भी रह सकती है, ओशन में भी रह सकती है। तो उसका हैबिटाट क्या है? एक्वाटिक हैबिटाट है, ठीक है। भाई स्नेल्स हैं, फिश है, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं विच इज़ हैविंग फॉर विच द एक्वाटिक हैबिटाट, जो एक्वाटिक हैबिटाट में रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, मतलब भाई मगर है, ठीक है, मगरमच्छ है, वो सब कहाँ है? वो सब वहीं है। तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि वाई वाई हैबिटाट इम्पॉर्टेंट क्या है। बिकॉज दैट फिजिकल इन्वायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट ऑर्गेनिज्म टू लिव, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे कुछ ऐसे होंगे जो टेरेस्ट्रियल पे भी रह लें, एक्वाटिक पे भी रह लें, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट क्या हो सकता है? डेजर्ट्स आपको दिखते हैं, माउंटेन दिखता है, ग्रासलैंड्स दिखता है। अब बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं विच इज़ सुटेबल ओनली फॉर द ग्रासलैंड। आप समझ रहे हो? आप उसको माउंटेन में छोड़ दोगे, वो रह नहीं पाएगा, मर जाएगा। ऐसी बहुत सारी स्पीसी हैं, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं विच इज़ गोइंग टू बी फाउंड इन द डेजर्ट काइंड ऑफ एरिया। जैसे मैंने आपको बताया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, वो डेजर्ट, उसका उस टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में वो डेजर्ट में रहना पसंद है उसको। राजस्थान के डेजर्ट में आपको मिलेंगे वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। समझ रहे हो? जो पक्षी है वो, समझ रहे हो आप? इस तरह का हैबिटाट सबका डिफाइंड है, ठीक है। ऐसे साइबेरियन क्रेन है, साइबेरियन क्रेन, ठीक है, दैट लिव्स इन द माउंटेन्स, वो माउंटेन में रहेगा। सो दैट इज़ अ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट फॉर दैट स्पीसीज, ठीक है। इसी तरह ग्रासलैंड बहुत सारों का होता है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वो हैं, उसका ग्रासलैंड रहेगा, ग्रासलैंड में ही वो रहेंगे, नहीं तो वो नहीं रहेंगे। मतलब जनरली आपको ग्रासलैंड से स्पीसीज का क्या होता है भाई? एक पर्टिकुलर हैबिटाट होगा तभी तो वो होगा, तभी तो क्या बोला जाता है, वो सर्वाइव कर पाएंगे। भाई आपको खाने के लिए अगर जैसे फिश का जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी उसकी मतलब वो है, उसके लिए सूटेबल पॉन्ड है या लेक है या ओशन है, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। सो दैट इज़ द हैबिटाट वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव। समझ रहे हो? नहीं तो वो फिजिकल इन्वायरमेंट उसको नहीं मिला तो क्या होगा? वो मर जाएगा,
वो रहेगा नहीं। दैट्स वाई द हैबिटाट इज इम्पॉर्टेंट। तो कई इस सारे हैबिटाट को मिला दिया जाए, दैट कम्स अंडर द इन्वायरमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? हैबिटाट का मतलब समझ में आया? तो हैबिटाट का मतलब क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। अपने ऊपर से हटा के सोचना, मतलब आप तो रह रहे हो, मतलब वी आर, मतलब हम तो भाई वो लगा के एक्वाटिक हैबिटाट में भी रह सकते हैं। क्या होता है, ऑक्सीजन ही की तो कमी है, ऑक्सीजन लगा के लोग घुस जाते हैं ना, गोताखोर बन जाते हैं कि ओशन में घुस गए, पॉन्ड में घुस गए, एंड दे आर लिविंग फॉर 5 आवर 10 आवर रह रहे हैं मतलब। लेकिन वी आर, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर लिविंग इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, हम इसके लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्पीसीज पर्टिकुलर आप देखोगे ना, तो वो क्या होता है, दैट इज़ अ हैबिटाट स्पेसिफिक। ओशन के बाहर आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें भाई आपको नहीं मिलेगा। ऑक्टोपस है, इट डज नॉट इन, यू कैन नॉट फाइंड इन द पॉन्ड और लेक, वो आपको ओशन में ही मिलेगा, क्योंकि इट रिक्वायर दैट सैलिनिटी होती है ना। ओशन और पॉन्ड में अंतर क्या है? पॉन्ड में सैलिनिटी नहीं है, लेक में सैलाइन वाटर नहीं है, वो पीने लायक पानी है। मतलब जैसे उसका पानी होता है ना, क्या बोलते हैं, इसका पानी वो सही नहीं होता है, लेकिन ओशन का पानी वैसा नहीं होता है। आप समझ रहे हो ना, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि हैबिटाट का मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ एड्रेस, और इट इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, अब कई सारे हैबिटाट को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, एक एनवायरनमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो एक सिंगल हैबिटाट में कई तरह के ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं ऑन द विद द सिमिलर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब एग्जांपल इसका क्या क्या हो सकता है, इस देखो एक्वाटिक हैबिटाट में क्या क्या हो सकता है। फिश है, फिश रहते हैं एक्वाटिक में, क्रैब्स हैं, फ्रॉग है, ये सब किस में रह रहा है, एक्वाटिक हैबिटाट में। फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन किस में रहेगा, ये भी एक्वाटिक हैबिटाट में। तो दीज आर द स्पीसीज। फाइटोप्लैंक्टन वगैरह कभी सुना है? फाइटोप्लैंक्टन इज अ वर्ड, सुना है कभी फाइटोप्लैंक्टन के बारे में, कभी सुना है? तो वाटर प्लांट होता है। क्या क्या मतलब, एक बार आई नहीं आपकी आवाज़। तो वाटर प्लांट होता है ना, जो ओशंस वगैरह में रहता है। नहीं, ये प्लांट नहीं है। क्या है, फाइटोप्लैंक्टन प्लांट नहीं है, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो प्लांट नहीं है। सर ये एल्गी है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी। एल्गी टाइप का है, हाँ। इट इज़ काइंड ऑफ, फाइटोप्लैंक्टन इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और एल्गी इट इज़ अ फ्लोटिंग इन एक, मतलब जब पानी के ऊपर कभी कभी देखोगे आप फ्लोट करते हुए कुछ चीज़ को। ठीक है, फ्लोट या ड्रिफ्ट करता है वो। कभी आपने देखा होगा रिवर्स वगैरह जहाँ थोड़ा सा वैसा हो, जब बहुत फ्लो ना कर रहा हो, तो आपको दिखेगा वो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। ठीक है, सो मतलब अगर फाइटोप्लैंक्टन नहीं होंगे ना, दीज आर द फाउंडेशन। जैसे जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के फाउंडेशन स्पीसीज में क्या देखा जाता है, फाउंडेशन क्या है उसका, ये सब जो अब प्लांट है, क्रॉप्स हैं जिस पे हम लोग जिंदा हैं। ठीक है, प्लांट हैं, क्रॉप्स हैं, या अदर्स जो प्लांट्स वगैरह हैं, वो सब फाउंडेशन स्पीसीज हैं किसके, टेरेस्ट्रियल फूड वेब के। फूड वेब जो अभी आप बात पढ़ोगे भाई, हम किसी को तो खाएंगे ना भाई, शेर आपको खा रहा है मान लो, तो शेर इज़ अ टर्सरी कंज्यूमर। भाई जैसे मैं बोलूँ कि भाई प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है अपने साइड में, आपको पता चलेगा। दो तरह की चेन होती है, फूड चेन मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब दोनों में अलग अलग चेन चलती है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो कहने का मतलब कि हम किस पे ज़िंदा हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में हम किस पे ज़िंदा हैं, हमारे फूड में बेसिक क्या है, बेसिक हु आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, द प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, आप चावल की खेती कर दो, चावल चावल गेहूँ, ये सब क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दीज आर द प्लांट्स हु आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो आप दाल खाते हो, कुछ भी खाते हो। अब आपके अलावा ग्रासलैंड्स हैं, दोज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, मतलब ग्रास आया, लेकिन खा उसको कौन रहा है, कोई तो खा रहा होगा, जैसे बकरी बकरी खा रही है, सो दोज आर द कंज्यूमर्स। ठीक है, दे कम्स इन द फूड चेन ऑन द सेकेंड लेवल। टर्शरी लेवल पे कौन आ रहा होगा, जो शेर वगैरह जो मांसाहारी टाइप के हैं, वो टर्शरी पे आ जाएंगे। जैसे शेर है वो भाई उसको खा जाएगा, हाँ क्या नाम है, मान लो गाय को खा सकता है, तो गाय, लेकिन गाय किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट है, या ग्रास पे डिपेंडेंट है। तो प्लांट, ग्रास, ये सब क्या है, फाउंडेशन फॉर द टेरेस्ट्रियल फूड वेब, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। इसी तरह फाइटोप्लैंक्टन जो है, दे आर द फाउंडेशन ऑफ एक्वाटिक फूड वेब। ठीक है, एक्वाटिक फूड वेब का ये फाउंडेशन, अगर ये सब नहीं रहेगा तो कोई खाने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, ऐसे आपने सुना होगा ग्रीन एल्गी, काइनोबैक्टीरिया, नहीं सुना होगा तो बस जान लो किस तरह के होते हैं। डाई एटम्स बोला जाता है, ये सब बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डाई एटम्स, डिंगो फ्लैगलेट्स।
ठीक है। सो दीज आर द फाइटोप्लैंक्टन्स, दे आर काइंड ऑफ सिंगल सेल्ड, मतलब एक तरह का एल्गी है। ऑन उस एल्गी, इस फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा है? फिशेज वगैरह खा रही है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे साइज में होंगे। इनको क्या होगा, बस इनको सनलाइट चाहिए होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है ना, सेम काइंड ऑफ सनलाइट दे आर यूजिंग टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस एंड दे थ्राइव्स। और बहुत छोटे छोटे मिलीमीटर में होंगे, मतलब एकदम साइज में। सो दे आर अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो लिखना चाहो तो आप लिख लो, दे आर द फाइटोप्लैंक्टन आर द फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म द, ऐसा लाइन लिखो आप, फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म द। आगे कभी मैं बता भी दूंगा, लेकिन अब आ गया तो आप पता हो आप कि फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म द बेस ऑफ एक्वाटिक फूड चेन। फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म द बेस ऑफ एक्वाटिक फूड चेन। और ये सब क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? दे आर कन्वर्टिंग द सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ऑर्गेनिक मैटर, जैसे प्लांट कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट लेके वो भी ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है। सिमिलरली दे आर ऑल्सो कन्वर्टिंग द सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ऑर्गेनिक मैटर, एंड दे आर सर्विंग एज अ फूड फॉर जू प्लैंक्टन एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कुछ फिश इसको खाती हैं, और एक जू प्लैंक्टन करके एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, वो भी इसका मतलब खाना इसी पे निर्भर रहता है, मतलब इसी से खाना खाता है, ठीक है। समझ रहे हो आप? Yes, sir. मतलब छोटा तो नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत छोटा आदमी है, मतलब फाइटोप्लैंक्टन, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? मतलब आप सोच के देखो कि अर्थ की ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना, पूरे अर्थ की ऑक्सीजन की सप्लाई आपको क्या लगता है, प्लांट से आती होगी या फाइटोप्लैंक्टन से आती होगी? मतलब सर आपको लग रहा है? लगता तो है कि प्लांट से आती होगी। हाँ, लेकिन आता इससे है। तो फाइटोप्लैंक्टन कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50%। तो ऐसा लाइन लिखा हो तो गड़बड़ मत करना, तो लिख के आ भी सकता है। क्या? तो फाइटोप्लैंक्टन कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू द फोटोसिंथेसिस। आप समझ रहे हो कितना कार्बन डाइऑक्साइड ये कर रहा है और ऑक्सीजन निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एटमॉस्फेयर से, ओशन से लेता है। And this is how they are regulating the climate, this is how they are regulating that environment, that aquatic environment, ठीक है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी ये सब वो कर लेते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब इसको सनलाइट चाहिए, थोड़ा सा न्यूट्रिशन चाहिए, एंड दिस इज हाउ दे आर डूइंग दैट, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होगा तो उसमें दिक्कत होती है। तो बेसिक इसका वो होना चाहिए, आपको आगे समझ में आ जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन के बारे में पढ़ना होगा तो आप पढ़ भी लेना। फाइटोप्लैंक्टन को पे फीड कौन कर रहा है? जू प्लैंक्टन करके होता है, जू प्लैंक्टन, ठीक है। दे आर फीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ देम। और फाइटोप्लैंक्टन का बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है। बहुत सारा टाइप्स होता है, ऐसे डाई एटम्स हैं, डिंगो फ्लैगलेट्स मैंने आपको बताया, काइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो बोला जाता है कि फर्स्ट स्पीसीज जब आप पढ़ोगे कभी, मतलब फिश के पहले कौन आया, फिश के ऐसा होता है ना कि सबसे पहले कौन आया, मतलब अर्थ पे क्या हुआ, जब आप पढ़ोगे, मतलब ऐसे जानने के लिए। सो काइनोबैक्टीरिया वर द एल्गीज। काइनोबैक्टीरिया इज अ पार्ट ऑफ, मतलब टाइप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। दैट हैज़ केम इन द पिक्चर वंस द अर्थ वॉज फॉर्मिंग। जब आदमी आदमी कोई था नहीं, मतलब तो काइनोबैक्टीरिया, हाउ द लाइफ हैज़ इवॉल्व, जब आप कभी देखोगे तो उसमें काइनोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट एमंग दोज स्पीसीज जो सबसे पहले आई। समझ रहे हो आप? ठीक है। काइनोबैक्टीरिया फिक्स भी करता है एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है ना, उसको भी फिक्स करता है। सो दिस इज हाउ, मतलब ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या है क्या। मैं कभी बता भी दूंगा आप, अभी अभी तो समझ में गया ना। तो ये सब क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, फिश, फ्रैग, ये सब क्या है? दीज आर द स्पीसीज दोज आर फाउंड इन द एक्वाटिक हैबिटाट। तो समझ में आ गया आपको। अब आपको थोड़ा सा ग्रेविटी समझ में आ रहा होगा कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई एक्वाटिक हैबिटाट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन जमीन पे तो होगा नहीं, ठीक है। दे आर फाउंड ओनली इन द एक्वाटिक, सो दैट्स वाई वी हैव टू सेव। इस वजह से हमें रिवर्स को, पॉन्ड्स को, ओशंस को, दैट्स वाई वी आर सेविंग दोज थिंग्स, वी आर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। इस वजह से हम करते हैं, बिकॉज वंस द हैबिटाट इज लॉस्ट। भाई मैं बोलूँ कि आप मान लो घर में रह रहे हो, मैं सब हटा दूँ आपका, भाई खाना पीना बंद करवा दूँ, और आपका भाई जो भी जहाँ भी आप रह रहे हो भाई घर से बाहर निकाल दूँ, तो क्या होगा? आपका हैबिटाट खराब हो गया ना। सो यू आर नॉट गोइंग टू लिव,
मतलब आप सही से रह नहीं पाओगे। सही से मतलब एक होता है ना, एज अ स्पीसीज यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव और थ्राइव और ग्रो। ठीक है, ऐसे बच्चा पैदा होता है, इट नीड्स अ हैबिटाट, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उसको एक पर्टिकुलर हैबिटाट चाहिए। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देन वो क्या होगा, सही से ग्रो नहीं करेगा। सेम काइंड ऑफ थिंग इसमें भी चलती है। मतलब अब आप सोचो कैसी कैसी स्पीसीज है एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो इसी तरह जैसे लिखा है ना कि काइंड ऑफ एड्रेस, जैसे फॉरेस्ट लेक, आपको समझ में आ गया, दीज स्पीसीज शेयरिंग द सेम हैबिटाट एसेंशियली हैव द सेम एड्रेस। तो अभी ऐसे एक पर्टिकुलर हैबिटाट कई सारी स्पीसीज का हो सकता है। ठीक है, जैसे एक्वाटिक हैबिटाट में बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं, फिश है, फाइटोप्लैंक्टन है, फ्रॉग है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हैबिटाट का कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा-सा समझना था। तो हैबिटाट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया, एक बार आप रिवाइज़ करो हैबिटाट क्या है, और बस फिर ये 3-4 लाइन, उसके बाद फिर आगे यहाँ से कल या कभी और। तो एक बार हैबिटाट बताओ क्या है, इतना देख के थोड़ा-सा ये जो भी लिखा हुआ है एक बार रिवाइज़ कर लो। Sir, it is a type of physical environment wherein particular organism survives. और लिव्स, हाँ ठीक है, सर ये ठीक है। दो तरीके के होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल के फर्दर टाइप्स है डेजर्ट, माउंटेन और ग्रासलैंड, जो हुँ, पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो एक्वेटिक हैबिटेट है उसमें ओशन और पोन्ड्स, लेक्स आता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक हुँ, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए। और फाइटोप्लैंक्टन एक टाइप की माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है जो हुँ। 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ऑक्सीजन, अर्थ की ऑक्सीजन सप्लाई के में लिए। अर्थ पे। ठीक है, अब जैसे आपने बताया टेरेस्ट्रियल में डेजर्ट है, माउंटेन है, ग्रासलैंड है, इट इज़ नॉट फॉर द ह्यूमन ओनली, मतलब केवल आदमियों के लिए नहीं है दोज हैबिटाट। मैंने आपको बताया ऐसे ग्रेट इंडियन बस्टर्स, हाँ वो मतलब यस। बर्ड्स के लिए भी है। बर्ड्स का आप सोचो, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ग्रासलैंड है ना, एक कुछ पर्टिकुलर ग्रासलैंड में आपको कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज मिलेंगे। जब हम लोग स्पीसीज़ वाला पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा-सा एकदम लास्ट में वो सब पढ़ते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते हैं उस पे। लेकिन कुछ-कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में ही रह सकती है। जैसे क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, मान लो ऐसा क्वेश्चन मैं बनाऊँ कि मैं लिखूँ कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स फाउंड इन, मैं 4 रीज़न लिख दूँ, ठीक है? अब आप सोचो हाउ द हैबिटाट इज़ गोइंग टू फॉर्म दैट क्वेश्चन। मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूँ कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन द इंडिया वेयर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स कैन बी कैन बी फाउंड। ठीक है, अब मैं पहला लिख दूँ एमपी, दूसरा लिख दूँ राजस्थान, तीसरा लिख दूँ महाराष्ट्र और चौथा मान लो मैं लिख दूँ हिमालय। ठीक है, हिमालय मतलब कश्मीर वश्मीर लिख दूँ, कश्मीर लिख दूँ या लद्दाख लिख दूँ। तो आपको पता लग गया ना कि भाई कश्मीर लद्दाख में तो ग्रासलैंड जैसा नहीं होगा। ठीक है, वहाँ तो ग्रासलैंड जैसा एरिया नहीं है, डेजर्ट जैसा एरिया नहीं है। तो वहाँ तो वो रहना नहीं क्या, तो ये आपको दिमाग में क्या है, आपके दिमाग में इतना तो पता है जब आपने स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा कि अच्छा ये ग्रासलैंड में रह सकता है, ये हो सकता है डेज़र्ट वाले एरिया में रहता है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र वाले एरिया में तो थोड़ा बहुत डेज़र्ट का एरिया है और एमपी में भी ऊपर में आप देखोगे तो एक ग्रासलैंड जैसा और डेज़र्ट जैसा एरिया पड़ता है। ठीक है, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है ये वहाँ पाया जा सकता है। तो आप 1, 2, 3 लगा दोगे, चौथा ऑप्शन गलत कर दोगे। आप समझ रहे हो कि हाउ द दैट हैबिटाट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जब नेशनल पार्क वगैरह बनाया जाता है तो इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर स्पीसीज़ प्रोटेक्शन। जैसे मैं बोलूँ कि ये नेशनल पार्क बना है तो इस नेशनल पार्क में मैं कौन से स्पीसीज़ को मैं प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ द एम फॉर द नेशनल पार्क। तो वो क्यों बनाया जा रहा है नेशनल पार्क, बिकॉज दैट इज़ अ हैबिटाट फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीसीज़। समझ रहे हो? जैसे हाथी वाला सीन है, वो बहुत सारे स्पीसीज आप देखोगे कि दैट इज़ फाउंड इन दैट एरिया ओनली, वैसा उनको चाहिए आसपास एरिया। नहीं होगा तो भाई वो मरा जाएंगे, मतलब मर जाएंगे वो, समझ रहे हो आप, वो नहीं रहेंगे तो। ठीक है, तो ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। तो समझ में आया, डेजर्ट माउंटेन आप हमेशा स्पीसीज लेवल पे सोचो। कभी ऐसे बर्ड वर्ड देखो भाई, कबूतर तो आपको हर जगह दिख जाएंगे, तो कबूतर पे मत देखो, कोई अच्छी कोई ऐसी चीज़ जो मतलब रेयर हो, मतलब ऐसे आप ऐसा डालना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डालना, आप आज रात में कभी खोजना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसका फोटो देखना भी, मैं दिखाता भी हूँ वैसे। तो खैर ये समझ में आया, चलो वहाँ तक दिखाई देता हूँ, यहाँ से हैबिटाट और एनवायरनमेंट थोड़ा सा यहाँ से अंतर आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वो फोटो दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको कि कैसा होता है।
तो खैर हैबिटाट एनवायरनमेंट इतना तो आपको समझ में आ गया बेसिक, ठीक है। अब आप देखो क्यों ज़रूरी है, दिख रहा है आपको, ये फ़ोटो दिख रही होगी, दिख रहा है ना फ़ोटो? ये दिख रहा यस सर। है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। देखो अब इसके आस-पास एरिया देखो कैसा है, ये देख रहे हो, ये इसका भाई अलग कैसे सूखी-सूखी सी घास है, ठीक है। तो देखो लिखा है एट नालिया ग्रासलैंड कच्छ, कच्छ में कोई ग्रासलैंड्स का एरिया है, वहाँ पे ये पाया जा रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे कंज़र्वेशन स्टेटस दिख रहा होगा इसका, ये दिख रहा है? दिख रहा है कंजर्वेशन स्टेटस एक्सटिंक्ट ईडब्ल्यू, यस देखो ये सर। क्या है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सीआर। सीआर का मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। मतलब अगर वी इफ वी आर नॉट, इसका एक क्राइटेरिया होता है जो मैं आपको बताऊंगा। सो दीज आर द कैटेगरीज, जैसे एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब है ही नहीं वो, दैट मतलब ये जो भी पक्षी पौधा जो भी है, इट हैज़ गॉन एक्सटिंक्ट, मतलब वो पाया नहीं जाता है, ठीक है। एक्सटिंक्ट हो गया। ई डब्ल्यू का मतलब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब कि अब वो वाइल्ड, वाइल्ड मतलब आपके मतलब उस पर्टिकुलर एरिया एरिया से तो गायब हो गया है, कहीं उसको कंजर्व करके आपने कहीं तो पिजड़े विजड़े में रखा हुआ है। तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि बाहर नहीं आपको मिलेगा। यू आर ब्रीडिंग समवेयर एल्स, मतलब आप उसको कहीं मतलब उसके उसको ब्रीड करने के लिए कुछ कुछ आपने फैसिलिटी बना रखी है। वाइल्ड में तो नहीं पाया जाएगा लेकिन कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब कि स्टिल इट इज़ इन अ वाइल्ड, मतलब वाइल्ड में तो है ही, कुछ स्पीसीज़ की है भी मतलब, लेकिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि अगर इसका रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, मतलब वही मतलब रिप्रोडक्शन मतलब अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं करेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमको वो हैबिटाट प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, वो एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा जहाँ पे आप वो चीज़ कर पाओगे, समझ रहे हो आप? तो इसी तरह इंडेंजर्ड होता है, वनरेबल होता है, नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न मतलब कि भाई कबूतर वबूतर आ गए लीस्ट कंसर्न में, कि मारते खाते रहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह से होता है। आप देखो यहाँ पे जब दिखा है ना कि ये बस्टर्ड अकरिंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट इज़ द लार्ज बर्ड हॉरिजेंटल बॉडी, ये सब तो होता है, ये सब याद करने की जरूरत भी नहीं है। वंस कॉमन, देखो ये क्या है, वंस कॉमन ऑन द ड्राई ग्रासलैंड लिख रहा है ना, वंस कॉमन ऑन द ड्राई ग्रासलैंड्स एंड द श्रब लैंड। श्रब लैंड और ड्राई ग्रासलैंड, ग्रासलैंड जैसा होता है ना वैसा ही एरिया होता है इंडिया में। अब देखो कितने बचे हैं, एज अ फ्यू एज 150 इंडिविजुअल्स वर एस्टिमेटेड टू सर्वाइव। 2018 के हिसाब से केवल 150 इंडिविजुअल्स बर्ड हैं ये सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि इट इज़ ड्यू टू हंटिंग, देख रहे हो ना, हंट हंट कर देते हैं लोग। देखो यहाँ लिखा है ना हैबिटाट लॉस हो जा रहा है उनका, दिख रहा है, दिख रहा है ना। यस सर। अब हैबिटाट लॉस का मतलब वही, आप आग लगा दो उसमें ग्रासलैंड में, आप घर बना लो वहाँ, तो भाई आप इनक्रोच कर लोगे मेरा एरिया, आप इनक्रोच करोगे तो मैं मर जाऊँगा ना। तो वही बात इनके साथ भी है। तो वही वही बात है, मतलब इनक्रोच करने कर ले रहे हैं लोग। हंट, पहले हंट होता था, मैजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, लोग हंट करते थे, तो ये सब चलता था, इस सब वजह से होता था, ठीक है। आप समझ रहे हो, दैट इज़ हाउ इट इज़। तो इसको प्रोटेक्ट किया गया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, हम लोग बाद में पढ़ेंगे ये सब। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इस तरह से बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। तो यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया लिखा हुआ है इसका हैबिटाट में, देखो यूपी, हरियाणा, इस सब में है, मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु, लेकिन इस सब में अब आता नहीं है। देखो यहाँ लिखा है ना, टुडे द बस्टर इज रेस्ट्रिक्टेड टू द आइसोलेटेड पॉकेट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो देखो कहीं लिखा नहीं है ना, कश्मीर नहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रास लैंड नहीं है, तो वहाँ नहीं पाया। मैं बोलूँ रशिया में पाया जाएगा क्या, तो रशिया में नहीं पाया जाएगा क्योंकि वो ग्रास लैंड में रहता है, समझ रहे हो आप? तो ऐसे आपको पकड़ लेना है कौन सा चीज़ कहाँ रहता है, ठीक है। तो बस आप जाओ खाना खा लो, आदित्य आपका तो शायद मेस का टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो यही था आज का, समझ में आया आगे और इकोसिस्टम पे आएंगे अगली बार से, ठीक है। इन्वायरमेंट आपको समझ में आ गया, हैबिटेट समझ में आ गया, ठीक है। यस सर। यस सर। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? परसों फिर कर लेते हैं, कल या परसों में, जब भी आप लोग बता देना। मैं एक काम ओके करता हूँ, सर। ग्रुप फॉर्म कर लूँगा कॉमन टाइप का, सर कल कर ताकि लें? कल कल कर लें आदित्य फिर, हाँ। यस सर। ठीक है। तो कल सेम टाइम, ठीक है, यस सर। ठीक। यस सर। ओके। ओके बाय। थैंक यू सर।